हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद हसार में। आपको पता है कि होम साइंस की क्लास है और ये जो क्लास है ये प्राइवेट क्लास है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल जो बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं अलग से, उन बच्चों के लिए है। तो आप लोग इस क्लास को देखिए। इस पूरे क्लास में, यानी कि अब जो हम ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्रैश कोर्स के नाम से, ठीक है। इस क्लास में जो भी आपके 4-5 सालों के नज़दीक के जो भी क्वेश्चंस हैं, पेपर है, उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो इसी सीरीज मान के चलिए, ये इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कराए जाएंगे, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ यूट्यूब के जो पब्लिक चैनल है हमारा, उस पर नए नए टॉपिक्स भी आप लोगों को मिलते रहेंगे जो हमारे इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं आज की क्लास में। क्लास लंबी होगी, इसलिए आप सभी कॉपी किताब लेकर के बैठिएगा, मतलब कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, ठीक है। पानी वगैरह भी ले लीजिएगा जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है हमारा यूजीसी नेट 2020, सॉरी ये 2020 नहीं है, 2021 है, तो इसको देख लीजिएगा। 2021 के क्वेश्चन है इसमें, जिसका आज हम पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें होम साइंस के सारे क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा है। जितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं हम अपने प्रयास से कोशिश करके देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे पूरे हो रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज पोषण अभियान लॉन्च्ड, यानी कि जो पोषण अभियान है POSHAN, ये कब लॉन्च हुआ था, यानी कि ये कब आया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन है आपका 8 मार्च 2018, जनवरी 26 2018, 1 मई 2018 या 30 अप्रैल 2018। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि पोषण अभियान से रिलेटेड मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि ये अभियान क्या है, क्या क्या इसमें स्ट्रेटजीज होती हैं, किन किन के लिए बेनिफिशियरी, कौन कौन से इसमें बेनिफिशियरी होते हैं, किसके किसके लिए ये यूज़फुल है। इस पर मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 मार्च 2018। पोषण अभियान को 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, 8 मार्च को। और इसी दिन आपको पता होगा कि इसी दिन 8 मार्च को ही हम एक और दिवस भी मनाते हैं, जिसका क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत भी अगर करंट पे ध्यान दिया होगा उस समय, ये क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 2018 में जब से ये लॉन्च हुआ है, तब के बाद से जो भी एग्जाम्स इधर हुए हैं होम साइंस यूजीसी नेट JRF के, उसमें 3 से 4 बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे अभी 2023 का जो पिछले साल का पेपर था 2023 का, उसमें एक क्वेश्चन आया था पोषण ट्रैकर से, ठीक है। तो जब हम 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे तो हम इसके भी डिस्कशन करेंगे कि पोषण ट्रैकर क्या है और साथ ही साथ पोषण अभियान क्या है। लेकिन इस पर डिटेल वीडियो है, आप लोग एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 8 मार्च 2018 को। याद जरूर रखिएगा, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सीक्वेस्ट्रेंट्स। एक चीज और बताते जाए आप लोगों को कि जो भी पॉइंट्स अगर इस पे लिखते हैं, बताते हैं, वो आप लोग नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिएगा, ताकि कोई चीज मिस ना हो आपसे, ठीक है। अभी क्योंकि अभी तकनीकी चीजें सीख रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए काफी चीजों को अभी सीखना बाकी है। धीरे धीरे अपडेट होते जाएंगे और आप लोगों को बेहतर चीजें प्रोवाइड कराते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सीक्वेस्ट्रेंट्स, यानी कि स्वविनियोजक क्या होते हैं। क्या पूछ रहा है, स्वविनियोजक। स्वविनियोजक। अब आप अगर शब्दों पर ही ध्यान दें तो यानी कि जो स्वविनियोजक खुद में मिल जाते हैं, यानी कि मिश्रण या मिलन कह सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दे आर एडेड टू कीप द फूड स्टेबल, यानी कि भोजन को स्थिर रखने के लिए इन्हें जोड़ा जाता है। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन विथ मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन एटसेट्रा, ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है एडेड फॉर कलर, इन्हें रंग के लिए जोड़ा जाता है, यानी कि फूड में रंग कलर प्रदान करने के लिए जोड़ा जाता है। और चौथा है दे कीप द फूड ऑक्सीडाइज, यानी कि ये भोजन को ऑक्सीकृत रखते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। आपका सही आंसर क्या होगा,
फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन विथ मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन एटसेट्रा। यानी कि इनका काम क्या है, स्वविनियोजक यानी कि सीक्वेंस्टेंट्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आइए इसको देखते हैं। इनको क्या क्या कहा जाता है, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस्टेंट्स आल्सो नोन एज चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स क्या हैं, अभी आगे बताते हैं। आर फूड एडिटिव्स दैट इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है, बाय बाइंडिंग टू मेटल आयंस। यानी कि क्या करते हैं, स्वविनियोजक जो होते हैं वो मेटल आयंस जो हैं, जो भी आपका कॉपर है, निकेल है, आयरन है, इनको बाइंड करने का काम करते हैं, ठीक है, चिलेटिंग एजेंट्स के रूप में काम करते हैं, जिनका काम होता है कि भोज्य पदार्थों को आपस में जोड़ना, बाइंड करना। और बाइंड करने से क्या होता है कि इनकी जो क्वालिटी होती है, ठीक है, इनकी जो क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता और स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, ये क्या होती है, इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए ही ये प्रक्रिया है, मतलब सीक्वेंस्टेंट्स होते हैं, ये काम करते हैं। दिस कैन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स इन द फूड। ये और क्या करते हैं, साथ ही साथ ये भोजन में वसा के ऑक्सीकरण को भी रोक सकते हैं, ठीक है, भोजन में क्या करते हैं, वसा के ऑक्सीडेशन को भी रोकने का काम करते हैं। तो हो सकता हो कि इस बार पूछ ले कि सीक्वेंस्टेंट्स क्या हैं, अगली बार हो सकता है कि पूछ ले कि सीक्वेंस्टेंट्स के काम क्या क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मेन काम क्या है इसका, क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फूड, बाइंडिंग विथ मेटल आयंस, और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स को रोकने का काम करता है, किसमें, भोज्य पदार्थों में। सीक्वेंस्टेंट्स आर देयर फॉर अ टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि लगातार प्रिजर्वेटिव से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आज की क्लास में क्योंकि हम शॉर्ट में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में ही चल रहे हैं, तो इसको इतना समझते हैं, लेकिन जब प्रिजर्वेटिव्स को मैं पढ़ाऊंगी आपको तो उसमें पूरा डिटेल में हमारा यूट्यूब के चैनल पे आपको वो मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं, कुछ कॉमन सीक्वेंस्टेंट्स हैं, इनके नाम दिए हैं, हो सके कि नेक्स्ट में मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शंस में आ जाए कि क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, ABCD इस टाइप में। तो ये कुछ नाम है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम डाइसोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट है, जिनके अलग अलग कोड्स भी दिए हुए हैं। ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन है, सोडियम ग्लूकोनेट है, पोटेशियम ग्लूकोनेट है, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट है, और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है। ये सारे क्या हैं आपके, ये आपके कुछ प्रमुख सीक्वेंस्टेंट्स हैं जिनका यूज हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता और उनकी स्थिरता को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ भोज्य पदार्थों में एडिटिव्स को जोड़ने के लिए, स्पेशली मेटल आयंस को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आई होप क्लियर होगा ये टॉपिक आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि विटामिन डी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। आपको पता है, ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। विटामिन, विटामिन के बारे में पता है आपको, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन नाइट्रोजन युक्त तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनकी कमी से, अगर थोड़ी सी भी मात्रा में इनकी कमी होती जाती है, लगातार कमी होती है, तो बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो विटामिन बेसिकली आपके क्या है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है मान लीजिए फैट सॉल्युबल, जिसको हम वसा में घुलनशील कहते हैं, और दूसरा है हमारा वाटर सॉल्युबल। क्लास जो होगी बाइलिंगुअली चलेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हिंदी के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में समझना ईजी होता है और हिंदी में थोड़ी सी उनमें समस्या होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये फैट सॉल्युबल विटामिन में आपको मालूम है कि कौन कौन से होते हैं, कई सारे लोगों ने फॉर्मूले भी बताए हैं, कीड़ा है, ADE है, तो हम सिंपल याद रखेंगे ADE और K, ये हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल की जब हम बात करते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, तो दो होते हैं, BC, जिसको हम फॉर्मूला के नाम से भी याद रखते हैं, WBC, ठीक है। तो ये हैं विटामिन के प्रकार। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो विटामिन D3 है इसका क्या नाम होगा, यानी कि D का भी कई नाम है, D1 है, D2 है और D3 है, ठीक। तो हम D1 को कंसीडर नहीं करते हैं, D के ही नाम से जानते हैं, लेकिन D2 और D3 होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए देखते हैं अब
कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तो D3 का रासायनिक नाम पूछ रहा है, या ये कह सकते हैं कि D3 को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन में है रेटिनॉल, कॉल कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या अर्गोकैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो रेटिनॉल क्या है हमारा, विटामिन ए का नेम है। साइंटिफिक नाम की बात की जाए तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा। कॉल कैल्सीफेरॉल जो है ये आपका है नाम विटामिन D3 का। टोकोफेरॉल किसका नाम होता है, विटामिन ई का। ठीक है, अभी इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक भी बता देंगे कि ई और के में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो आप कैसे उसको अलग कर सकते हैं। अर्गोकैल्सीफेरॉल क्या है, ये होता है विटामिन D2। ठीक है, तो विटामिन डी को एक बार क्लासिफाई करके देख लेते हैं ये क्या क्या है। पहले विटामिन डी को कहते हैं हम D1 D2 के नाम से लिख लेते हैं। पहला है D1, दूसरा है D2 और तीसरा है हमारा D3। ठीक है, D1, D2 और D3। D1 को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, क्या कहेंगे, सिंपल नाम है इसका कैल्सीफेरॉल। ठीक है, D2 को हम कहते हैं अर्गोकैल्सीफेरॉल और D3 को हम कहते हैं कॉल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कॉल कैल्सीफेरॉल जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है ये आपका सही आंसर है, इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। कैल्सीफेरॉल, अर्गोकैल्सीफेरॉल और कॉल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल यानी कि जो विटामिन डी है उसका मेन सोर्स की अगर बात की जाए तो सनलाइट होता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, मिल्क को भी माना जाता है कि इसमें विटामिन डी पाया जाता है, तो सनलाइट, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल वगैरह ये सारी चीजें हैं। अब अर्गो और कॉल में क्या बेसिक डिफरेंस है इसको जान लीजिए। अर्गो से आप याद रखिए ऑर्गेनिक, अर्गो से क्या याद रखेंगे, ऑर्गेनिक, यानी कि जो भी शाकाहारी भोज्य पदार्थ, ज्यादातर शाकाहारी जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन D2 पाया जाता है और उसका साइंटिफिक नाम क्या है, अर्गोकैल्सीफेरॉल। यही कैल्सीफेरॉल है, इनका नाम बस आगे जोड़ दिया गया है। इसके बाद से विटामिन D3 है, D3 को क्या हम कहते हैं, कॉल कैल्सीफेरॉल। तो ये क्या है हमारा, ऑर्गेनिक नहीं, कॉल क्या हो जाएगा हमारा, मांसाहारी। बेसिकली जानवरों के मांस में, मछली के तेल में ज्यादातर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, तो ये क्या है आपके D1, D2 और D3 नाम है। टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई, आपको पता है कि टोकोफेरॉल किससे रिलेटेड है, टोकोफेरॉल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन या प्रजनन क्षमता में कमी, उससे संबंधित है। विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित समस्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीमारी का इनाम लिख देते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं, इनको डिटेल में भी बताएंगे आपको। अर्गोकैल्सीफेरॉल फिर वही D2 है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हड्डियों संबंधी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, दांतों में कमजोरी होती है, दांतों का क्षय होता है, डेंटल डिके जिसको कहते हैं या टूथ डिके जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन, विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज कॉल कैल्सीफेरॉल। अब आइए देखते हैं कि कुछ प्रमुख जो विटामिन होते हैं उनके साइंटिफिक नाम क्या क्या हैं, तो इसको आप लोग साथ में नोट करते चलिएगा। मैं आपको विटामिन के नाम और उनके साइंटिफिक नाम बता देती हूँ, एक पूरा चार्ट बना देते हैं। सबसे पहला विटामिन ए लिखेंगे, फिर विटामिन डी लिखेंगे, अभी मैंने डी का आपको बताया पहले ही, तो आप इसको लिख लीजिएगा। फिर हम लिखेंगे विटामिन ई, फिर आएगा हमारा विटामिन के। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल वाले विटामिन है। अब इनका साइंटिफिक नेम क्या क्या है, इसको भी लिख लिया जाए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए का अभी मैंने बताया रेटिनॉल, क्या है, रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या नाम है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये हमारे विटामिन ए, डी, ई और के साइंटिफिक नेम है जो जनरली पूछते हैं। अब आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स में क्या है, आपके मुख्य रूप से 9 विटामिन पाए जाते हैं।
ठीक है, उनके बारे में, उनके साइंटिफिक नेम्स भी कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उनको आराम से समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले विटामिन B1, फिर विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रमुख विटामिन हैं आपके। कई जगह इनको पूरे को जोड़ करके 12 13 भी कहा जाता है, लेकिन इसमें प्रमुख विटामिन के बारे में हम जान लेते हैं। इनके क्या क्या नाम है, अब इनको देखिए। विटामिन B1 को हम कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? थायमीन। ठीक है। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। ठीक है। विटामिन B3 का नाम क्या है हमारा? नियासिन या निकोटीनिक अम्ल भी कहते हैं इसको, नियासिन या निकोटीनिक अम्ल। और विटामिन B5 का नाम है पेंटाथोनिक एसिड। ठीक। विटामिन B6 को हम क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 को कहते हैं बायोटीन। ठीक है। विटामिन B9 को क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। और लास्ट में हमारा B12 जो है, इसका नाम बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और लगता है कि बहुत बड़ा है, तो इसको बहुत शॉर्ट में आप अलग अलग संधि विच्छेद करके समझ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइनो कोबाल, और तीसरा इसी में है अमीन। साइनो कोबाल अमीन। कोबाल्ट की उपस्थिति होने के कारण इसको कोबाल कहा जाता है। यानी कि ये सारे क्या है आपके साइंटिफिक नेम है प्रमुख विटामिन के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। एक चीज और बता दें इसमें आपको, रुक जाइए। ये K1 का नाम है फाइलोक्विनोन, और एक और आता है विटामिन K2। फाइलोक्विनोन से K1 और K2 के रूप में इसको विभाजित किया गया है, फाइलोक्विनोन और फ्रैंक्विनोन। ठीक है। फ्रैंक्विनोन ये भी कहा जाता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को हम आराम आराम से समझेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा टारगेट है कि ये जो पूरी सीरीज है आप लोगों को, स्पेशली जो क्लास चल रहा है उसमें आप लोगों को कम से कम 4 से 5 सालों के जो पेपर हैं उनका मैराथन क्लास, या 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी जाएगा, इस तरह से आप लोगों की क्लास को कंटिन्यू किया जाए। और यूट्यूब पे ही क्लास लेंगे, गूगल मीट पे अभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि उस पर काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है। YouTube पे क्या रहेगा? रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, तो आप उसको जब भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, शाम को फ्री होते हैं, कई ऐसे हैं जो जॉब नहीं करते तो दिन में जब भी फ्री हैं। ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख भी लेंगे और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, लेकिन कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस क्लास से रेगुलर जुड़े रहिएगा। प्रयास हम भी कर रहे हैं कि रेगुलर चीज़ों को लेकर के आए आपके बीच में। और जो बाकी अदर डाउट्स होंगे आपके, वो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से या तो पूछ लीजिए, या तो व्हाट्सएप से आप लोग जुड़े ही हैं तो व्हाट्सएप पे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन द फूड इज डायरेक्टली गिवन इन द वेन्स इट इज कॉल्ड। यानी कि जब भोजन को सीधे नसों में दिया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं? यानी कि मेडिकल की भाषा में इसे हम क्या कहेंगे? पहला दिया है पैरेंटरल न्यूट्रिशन, माता पिता संबंधी पोषण, इंटेरल न्यूट्रिशन, प्रोवेशक पोषण, नैसोगेस्ट्रिक न्यूट्रिशन, नासा जठर पोषण, और सलाइन न्यूट्रिशन यानी कि खारा पोषण। अब अगर आप इस प्रश्न को ध्यान देंगे तो आप लोग हिंदी नाम अगर पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर आप जरूर गलत करके आएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश को भी ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे आराम से अपने आंसर को कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का पूछ रहा है कि डायरेक्ट नसों में जब दिया जाता है तो हम उसको कहते हैं पैरेंटरल न्यूट्रिशन। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है, कैसे है।
क्या क्या प्रकार है इसके? पेरेंटल न्यूट्रिशन, सबसे पहले दो प्रकार का न्यूट्रिशन है आपका, एक होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन और दूसरा होता है इंटीरियर न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है कि फीडिंग इंट्रावेनसली बाय पासिंग द यूजुअल प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड डाइजेशन, ठीक है, फीडिंग थ्रू सेंट्रल वीन, यानी कि यहाँ क्या किया जा रहा है, नसों के द्वारा भोजन दिया जाता है, ठीक है, नसों के द्वारा क्या किया जा रहा है, सीधे डायरेक्ट आपके नसों में भोजन दिया जा रहा है, ना कि आप उस भोजन को मुंह के द्वारा खाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कह रहा है, पेरेंटल न्यूट्रिशन, ध्यान दीजिएगा, सीधे नसों में, डायरेक्ट नसों में दिया जा रहा है। फीडिंग थ्रू द सेंट्रल वीन, सेंट्रल वीन यानी कि जो आपकी मेन शिरा है उसी के माध्यम से दिया जाता है। और ये देखिए ये कहाँ से आता है, इसी को महाशिरा भी कहते हैं, ये आपका दिल है, ठीक है, हार्ट, और ऊपर से ये शिरा आती है और इसी के थ्रू भोजन दिया जाता है, इसी को हम पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। फीडिंग थ्रू पेरिफेरल वीन्स, यानी कि जब पेरिफेरल वीन्स के थ्रू दिया जाता है तो आपकी नसों में दिया जाता है, तब भी आपको नसों में दिया जाता है, जैसे कि आप लोगों को वो वाटर वगैरह चढ़ता है, ग्लूकोज चढ़ता है, ठीक है, सलाइन वगैरह चढ़ता है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, न्यूट्रिशन हमें डायरेक्ट नसों के द्वारा ही दिया जाता है। तो सिंपल से इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब कि डायरेक्ट आपके नसों में कोई भी फूड सोर्स दिया जाएगा आपको जीवित रखने के लिए, आपको ठीक करने के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, पेरेंटल न्यूट्रिशन। अगला है हमारा इंटीरियर न्यूट्रिशन, ठीक है। लिक्विड सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन इज आइदर टेकन बाय माउथ और इज गिवन वाया अ फीडिंग ट्यूब। यहाँ पे बात की जा रही है लिक्विड की, ठीक है। अभी ये भी बताएंगे कि किस कंडीशन में दिया जाता है। लिक्विड फूड की बात की जा रही है कि जब लिक्विड फूड दिया जाता है, यानी कि कोई भी तरल पदार्थ जब रोगी को दिया जाता है, ये कब दिया जाता है, जब व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ हो या उसके पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, अल्सर वगैरह हुआ हो, जिसके द्वारा वो भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा या अपने मुंह से निगलने में असमर्थ रहता है, तो उस कंडीशन में इंटीरियर न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि बाय माउथ और इज गिवन वाया अ फीडिंग ट्यूब, उसी टाइम पे क्या किया जाता है, इसे फीड कराया जाता है, किसे, मुंह के द्वारा पाइप डाल करके, फीडिंग ट्यूब के माध्यम से। नेजल और ओरल फीडिंग भी होता है, जिसको कि जठर एवं नासा भी टाइप का कहा जाता है। ट्यूब टर्मिनेट्स एट आइदर स्टमक, ड्यूडेनम और जेजिनम, ठीक है। इनका नाम भी है नेसोगैस्ट्रिक, नेसोड्यूडेनल और नेसोजेजिनल, यानी कि इस माध्यम में जब हम नेसल और ओरल के द्वारा फीडिंग कराते हैं तो तीन तरीके से कराते हैं। कैसे कैसे कराते हैं, पेट के द्वारा, डायरेक्ट पेट के द्वारा फीड ट्यूब डाल दिया जाता है, ड्यूडेनम यानी कि आपकी जो छोटी आंत का ऊपरी भाग है, और जेजिनम यानी कि जो उसका मध्य भाग है, डायरेक्ट पाइप को, ट्यूब को फीडिंग कराने के लिए हम वहां तक मेडिकल में, मतलब मेडिकल कंडीशन में वहां तक पहुंचा करके आपका भोजन कराया जाता है, यानी कि आप लिक्विड फूड ले सकते हैं। अगला है फीडिंग ट्यूब दैट लीड्स थ्रू एन आर्टिफिशियल एक्सटर्नल ओपनिंग इनटू द स्टमक, गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि जो फीडिंग ट्यूब होते हैं वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एक्सटर्नल ओपनिंग बनाते हैं ताकि स्टमक में हमारा फूड जा सके, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्टोमी। और फिर वही हमारा जेजुनोस्टोमी है, जो जेजुनम तक के लिए जाने का काम करते हैं, ट्यूब्स वगैरह को। यानी बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है और आपका इंटीरियर न्यूट्रिशन क्या है। पेरेंटल न्यूट्रिशन में आपकी शिराओं के द्वारा आपको भोजन दिया जाता है, तो आप इतना समझ सकते हैं कि जब शिराओं के द्वारा भोजन दिया जाएगा तो जो आहार हम खाते हैं वो आहार नहीं होता है, उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है, जो आपको सलाइन चढ़ता है, मिनरल्स चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, ब्लड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारा पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू डायरेक्ट हमारी नसों में दी जाती हैं। और जो इंटीरियर होता है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ऐसा नहीं है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर तरीके से अगर नहीं वो काम कर पा रहा है, ठीक है, उसका अगर छोटी आंत में कोई इन्फेक्शन है या उसमें कोई दिक्कतें है, अल्सर वगैरह है, पेप्टिक अल्सर है, या कोई ऑपरेशनल कंडीशन है शल्य चिकित्सा के दौरान, तो उस दौरान भी हम क्या करते हैं, फीडिंग ट्यूब के द्वारा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब मान लीजिए कोई व्यक्ति कोमा में भी है, ठीक है, जब वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल असमर्थ है, तो भी हम फीडिंग ट्यूब का यूज करके उसको भोजन देने का काम करते हैं। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो इसमें पूरी तरह से लिक्विड होता है, ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, लिक्विड ही होता है, लेकिन कभी कभी सेमी सॉलिड भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक दो अंतर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द टाइम एंड टेम्परेचर यूज्ड फॉर द प्रेशराइजेशन ऑफ मिल्क इज। इस क्वेश्चन को देखिए
और मैंने एक बार आप लोगों को बताया है, तो प्रयास करिए कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे या नहीं। दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान क्या होगा? तो इसका समय और तापमान क्या है? सही आंसर बता दें उससे पहले ऑप्शंस को देख लीजिए क्या क्या है। पहला 72 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट तक के लिए गर्म करते हैं। 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। 72 डिग्री सेल्सियस पर ही 30 मिनट के लिए करते हैं, या 72 डिग्री सेल्सियस पर ही 30 सेकंड के लिए। यानी कि आपकी दो टाइम ड्यूरेशन दी हुई है, 15 मिनट, ठीक है, और 15 ही सेकंड, और एक है आपका 30 मिनट और 30 सेकंड। लेकिन डिग्री सेल्सियस क्या है? 72 ही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए। ठीक है, ये जो मेथड होता है प्रेशराइजेशन का, पहले क्या होता है, कैसे होता है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है प्रेशराइजेशन। बेसिकली पाश्चुरीकरण या प्रेशराइजेशन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो पाश्चुरीकरण जो होता है, खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को रोगजनक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, मतलब रोगजनक जीव जो रोगाणु पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं व्यक्तियों में, उनसे सुरक्षा के लिए इसको प्रेशराइज किया जाता है। इसका इस्तेमाल बेसिकली दूध, बियर और क्रीम जैसी जो चीजें होती हैं उनको सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ, विशेषतः दूध को क्या करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे के तापक्रम पर गर्म किया जाता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उबलने लगेगा और उबलेगा तो गिर जाएगा, इसलिए उससे थोड़ा सा नीचे रख करके ही तापमान पे इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं या खौलाते हैं। जिसके द्वारा उच्च तापमान पर क्या होता है? जीवाणु जो होते हैं वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं, क्योंकि गर्म कर देने पे जो भी बैक्टीरिया होंगे जो डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, उनको क्या होता है? वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण भोज्य पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर अगर बैक्टीरिया या रोगाणु उत्पन्न हो जाएंगे, वो भोज्य पदार्थ फिर हमारे खाने योग्य नहीं रहेगा। इसीलिए प्रेशराइजेशन विधि का यूज किया जाता है, खासकर दूध को गर्म करने के लिए, दूध को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए। हम लोग जैसे अपने नॉर्मली अपने घरों में भी गर्म करते ही हैं। ठीक है, पाश्चुरीकरण के फायदे क्या क्या हैं ये देख लीजिए। दूध प्रेशराइजेशन हो रहा है, हम लोग अभी इसका एग्जाम्पल भी समझेंगे आराम से। पाश्चुरीकरण के जरिए दूध में मौजूद जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, जिससे दूध को हम क्या करते हैं? आसानी से पी सकते हैं, वो हमारे पीने योग्य हो जाता है। पाश्चुरीकरण से दूध का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। आप जब दूध को घर में गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? समझिए पूरी प्रोसेस को। जब दूध गर्म किया जाता है तो सबसे पहले हम धीमा रखते हैं, ठीक है, धीमे डिग्री से मतलब कम तापमान पर रखते हैं, लंबे समय के लिए रखते हैं। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि दूध थोड़ा सा गर्म होने लगता है तो हम उसके टेम्परेचर को तेज करते हैं ताकि वो जल्दी से उबल जाए, और फिर उबलने बाद फिर उसको धीमा कर देते हैं, फिर उस पर धीरे धीरे उसको पकाते हैं, खौलाते हैं। यही प्रोसेस है प्रेशराइजेशन का। ठीक है, तो घरों में भी हम जब दूध करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, तो इससे क्या होता है? उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप कच्चा दूध को अपने घर पर रख दोगे तो वो क्या होगा? जल्दी खराब हो जाएगा। उसमें लैक्टोबैसिलस जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो जल्दी जल्दी ग्रो करने लगेंगे, जिससे कि वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा। लेकिन अगर आप गर्म कर देंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ क्या होगी? बढ़ जाएगी। पाश्चुरीकरण से दूध में मौजूद जो फॉस्फेट और लाइपेज एंजाइम्स हैं, ये क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, जो दूध की गुणवत्ता को खराब करते हैं। जब हम गर्म कर देते हैं तो फास्फेट और लाइपेज जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अगर ये नहीं रहते हैं तो ये क्या करते हैं? दूध को खराब करने का काम ये करते हैं। पाश्चुरीकरण से दूध का स्वाद, बनावट और पोषक तत्वों में कम से कम नुकसान होता है। ठीक, पोषक तत्व जो होते हैं वो रिटेन होते हैं, बने रहते हैं। विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है थोड़ा सा। वही जब कच्चा दूध रहता है तो विटामिन सी के द्वारा ही लैक्टोबैसिलस वगैरह जो एंजाइम्स है आपके, वो सारे रिएक्ट करके ही उसको खराब करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? आपका प्रेशराइजेशन का फायदा है, लाभ है। अब आइए देखते हैं कि प्रेशराइजेशन की कुछ प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, LT, HT, ST, UHT, 3 तरह की चीजें हैं आपको इसमें जानने को। सबसे पहले LT, पहले तो इनका मीनिंग लिखना जरूरी है। ये LT का मतलब है लो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। HT का मतलब है हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर फॉर
शॉर्ट टाइम, ठीक है। और UHT का मतलब क्या होगा? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि इन 3 तापक्रमों पर रख करके दूध को हम क्या करते हैं? प्रेशराइज करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी आती हैं देख लेते हैं। सबसे पहले कि LT क्या है? LT तो LT क्या है आपका? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कि जो इसका तापक्रम होता है वो क्या होता है? 62 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 63 डिग्री सेल्सियस भी देता है कहीं कहीं पे। कितने देर के लिए? 30 मिनट के लिए। हम इसमें क्या रखते हैं? 62 डिग्री सेल्सियस जो तापक्रम होता है वो 30 मिनट के लिए होता है। आप इस 62 को 63 ही कर लीजिए, 63 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 30 मिनट के लिए हम गर्म करते हैं दूध को। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि पहले हम धीमे टेम्परेचर पे क्या करते हैं? लंबे समय के लिए गर्म करते हैं। तो ये लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम होता है, ये प्रेशराइज होता है। फिर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर अभी आपने देखा 72 डिग्री सेल्सियस पर कितने देर के लिए हो रहा है? 15 सेकंड के लिए, ठीक है। 15 सेकंड तक हम गर्म करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है? उबलने लगता है, खौलने लगता है। और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है आपका? वो आपका सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, यानी कि इनसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। और वो लगभग आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो आपने अभी पढ़ा 100 डिग्री सेल्सियस जिसको हम कहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस लगभग इतने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। और जो दूध जब खौल जाता है तो उसको फिर हम क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं, रख देते हैं। तो ये तीनों मेथड का यूज किया जाता है, ये इनका शॉर्ट नेम है। अच्छा, इसमें एक चीज और जान लीजिए कि इसको हम फ्लैश पेस्चराइजेशन भी कहते हैं, फ्लैश पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। किसको? किसका नाम है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि HTST को हम फ्लैश पाश्चुरीकरण भी कहते हैं, ठीक है। फ्लैश से याद रखेंगे क्या? कि हाई, यानी कि जो बहुत तेज फ्लैश तुरंत क्या करे? गर्म कर दे, ठीक है। तो ये फ्लैश पाश्चुरीकरण हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना हो तो। बहुत शॉर्ट में ही समझना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, ठीक है। हो सके अगली बार LT का टेम्परेचर पूछ लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्वायर्ड। यानी कि जब हम शोध करते जाते हैं या शोध करने जाते हैं तो हमें किन किन चीजों की या किन चीज की पहले आवश्यकता पड़ती है? पहले यानी कि पूर्व में। सबसे पहले दिया डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, एक शोध अभिकल्प विकसित करना। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्न का निर्माण करना, शोध प्रश्न। या डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, दत्त विश्लेषण कार्यविधि के बारे में निर्णय लेना। या फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी कि एक शोध परिकल्पना का निरूपण करना। तो अगर आपको बेसिक थोड़ी सी भी जानकारी होगी रिसर्च के बारे में, अगर आपने रिसर्च पढ़ा होगा तो आप इसका आराम से सही आंसर दे सकते हैं कि अभिकल्प हम बाद में बनाते हैं, डिजाइनिंग हम बाद में करते हैं। कोई भी शोध हम करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रश्न बनाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? प्रश्नों का निर्माण करना, क्योंकि हमारे पास एक शोध समस्या होना चाहिए रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि एक शोध प्रश्न का निरूपण करना ही क्या है? सबसे पहला कदम होता है। चलिए आगे के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। बेसिकली 7 या 6 स्टेप्स, 8 स्टेप्स कहीं कहीं पे कंसीडर किया जाता है। तो हम इसमें 7 स्टेप्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। शॉर्ट में इनको भी देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? इंग्लिश में है, मैं हिंदी में यहां पे लिख देती हूं। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को हम चयन करेंगे, समस्या का चयन या प्रश्न निर्माण, आप जो कहें, पहला आपका ये हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरा है कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी रिसर्च, यानी कि आपको क्या करना, पहले जो रिसर्च हुए हैं उन पे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। इसी को हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि पहले से जो हमारे पास साहित्यिक ज्ञान या तथ्य मौजूद हैं एक बार उनका रिव्यू करना कि उनमें किन किन चीजों को हम कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप होता है। हिंदी में इसको कहते हैं साहित्यिक पुनरावलोकन, साहित्यिक पुनरावलोकन, ठीक है। तीसरे स्टेप पे जब हम जाते हैं रिसर्च के, तो आपका तीसरा स्टेप क्या है? फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना का निर्माण। तीसरा स्टेप क्या है? ये दूसरा है और ये तीसरा, परिकल्पना का निर्माण,
ये आपका तीसरा स्टेज है। परिकल्पना क्या होता है? जो आपने अपना उद्देश्य बनाया है, जो आपने समस्या चूज किया है, उसके लिए कुछ परिकल्पनाएं बनानी पड़ती हैं। तो ये तीसरा होता है फॉर्मुलेटिंग या हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना का निर्माण करना। फिर आता है आपका स्टेप 4 यानी कि डिजाइनिंग द रिसर्च। अब आप क्या करेंगे? शोध अभिकल्प तैयार करेंगे। शोध अभिकल्प यानी कि डिजाइन, कि आप किस प्रकार से अपनी रूपरेखा रख रहे हैं, इसको हम रूपरेखा भी कहते हैं। ठीक है, शोध अभिकल्प तैयार करना रूपरेखा भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लूप्रिंट जैसे यानी कि आप जब घर बनाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? एक नक्शा बनवाते हैं। पहले तो आपका समस्या ही रहता है कि आपको घर बनवाना है, फिर एक नक्शा बनता है, रूपरेखा तैयार होती है, फिर आप अपना घर का डिसाइड करते हैं कि आपको एक घर बनवाना है, फिर आप क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार का घर बनवाना है, कैसा डिजाइन होना चाहिए। इसके बाद आप अपनी एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि मुझे अपने घर में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन कौन सी चीजें मेरे अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ होनी चाहिए या क्या क्या होनी चाहिए। फिर आप एक डिजाइन तैयार करते हैं, शोध अभिकल्प तैयार करते हैं, डिजाइनिंग द रिसर्च, कि आपके घर का नक्शा कैसा होना चाहिए, किस दिशा में बाथरूम होगा, किस दिशा में आपका बेडरूम होगा, बेडरूम में कौन कौन सी चीजें रहेंगी, कौन सा सोफा का प्रकार होगा, किस प्रकार का वॉल का कलर होगा। ये सारी चीजें क्या करते हैं हम? ब्लूप्रिंट यानी कि शोध अभिकल्प जब हम तैयार करते हैं तो चौथे स्टेप में करते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 5 यानी कि कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, डाटा संग्रह, डाटा को हम तथ्य भी कहते हैं। ठीक है, डेटा या फिर तथ्य संग्रह, तथ्यों का संग्रह करते हैं कि कौन कौन से डेटा हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें हम सैम्पलिंग मेथड्स वगैरह का भी यूज करते हैं कि किस विधि से हमें कौन सा नमूना चयन करना है। फिर स्टेप 6 आता है हमारा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा। अब जो हमारे पास डेटा है उसका हम क्या करते हैं? छठवें स्टेप में मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हैं। मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हैं कि जो डाटा है हमारे पास वो कहाँ किस हद तक सही है, किस हद तक हम उसका प्रयोग अपने रिसर्च में कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट जो होता है वो होता है ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, यानी कि अब जो आपने अपना शोध पूरा बना लिया है, कर लिया है, सारे तथ्यों को इकट्ठा कर लिया, तो अब उससे आपको क्या मिला। ठीक है, निष्कर्ष क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, या रिपोर्ट राइटिंग यानी कि प्रतिवेदन, लेखन प्रतिवेदन इसको कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, प्रतिवेदन भी कहते हैं। सबसे लास्ट प्रोसेस होता है ये। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ 7 आपके पास बाहर के मेन हेडिंग्स है, इनके अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो ये बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च में। तो सबसे पहला अगर आपसे पूछेगा या सबसे बेसिक अगर आपसे पूछेगा तो आपका सबसे पहला क्या होगा? समस्या का चयन करना। सबसे इंपॉर्टेंट भी आपके लिए समस्या का चयन करना है, क्योंकि अगर आपके पास समस्या ही नहीं रहेगी तो आप रिसर्च किस टॉपिक पे करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हिंदी में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, एनी टू इमिसिबल लिक्विड व्हेन मिक्स्ड टुगेदर फॉर्म एन, यानी कि जब हम किसी 2 मिश्रण को या 2 से अधिक मिश्रणों को साथ में मिलाते हैं, साथ में मिश्रित करते हैं, तो वो क्या बनाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला दिया है एरोसोल होगा, दूसरा है इमल्शन, तीसरा होगा जेल, या फिर चौथा है सोल। ठीक है, तो अगर कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल दूं, पानी प्लस तेल या तेल प्लस पानी, इन दोनों को जब हम मिश्रित करेंगे तो क्या बनेगा? तो इन दोनों को मिश्रित करने की ही जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये इमिसिबल है, यानी कि ये साथ में मिश्रित नहीं हो सकते, लेकिन इनको मिश्रित जब हम करते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी क्या होती है? इमल्सन कहलाती है, इमल्सिफिकेशन कहलाती है, जिसको कि हम कहते हैं पायसीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, पायसीकरण की प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि 2 तरह की प्रक्रिया होती है, एक होता है जिसको हम कहते हैं, इसको हटाइए, ऑयल इन वाटर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऑयल इन वाटर, और एक होता है हमारा वाटर इन ऑयल। 2 तरह से होता है बेसिकली ये, वाटर इन ऑयल। ठीक है, तो ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, इन दोनों में ही क्या करते हैं हम? इमिसिबल लिक्विड्स हैं ये, और इनको हम मिलाते हैं। मिलाने के बाद से वाटर इन ऑयल से बेसिकली हमें जो हमारा
क्रीम वगैरह होता है जिसको हम खाने में यूज करते हैं वो होता है। और ऑयल इन वाटर में जो आप मक्खन खाते हैं, मेयोनीज खाते हैं, मेयोनीज खाते हैं ना मोमोज के साथ, चाउमीन के साथ, तो ये मक्खन और मेयोनीज जो होते हैं ये इमल्सिफिकेशन के बेस्ट एग्जांपल होते हैं, ठीक है ना। तो मेयोनीज है, मेयोनीज की जो प्रोसेस है, और मक्खन जो है वो ऑयल इन वाटर यानी कि इसी इमल्सिफिकेशन के मेथड से बनती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए वाटर है और आपका साथ में ऑयल है, इन दोनों को मिक्सिंग किया जा रहा है, इमिसिबल लिक्विड्स। और जब आप इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होगा ये दोनों साथ में मिले हुए तो दिखाई देंगे आपको, लेकिन फिर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ऑयल इन वाटर। चलिए 8वां क्वेश्चन है। अब देखिए पैटर्न चेंज हो रहा है। जो बच्चे एकदम नए हैं नेट की तैयारी के लिए वो ध्यान देंगे कि पहले का पैटर्न, अच्छा एक चीज और है, बहुत से लोग बताते हैं कि पेपर की तैयारी करनी है, नेट की तैयारी करनी है तो 2000 से ही शुरू कर दो, सन 2000 से ही पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दो और पता चले कि एग्जाम खत्म हो जाए और आप 2020 तक भी ना पहुंच पाओ। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, क्योंकि पहले का पैटर्न बहुत अलग था। आपको एग्जाम को अगर टारगेट करना है तो बेसिकली आप 2021 से लेकर के अगर 2024 के भी क्वेश्चंस पैटर्न को सॉल्व कर ले रहे हो, समझ ले रहे हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। जो क्योंकि बीए एमए में आपने चीजों को डिटेल में तो पढ़ा ही होता है, आपको पैटर्न समझने की जरूरत होती है कि क्या क्या चीजें हैं। बीएससी एमएससी भी किया होगा तो भी आपने क्या होगा कि किसी एक चीज को बहुत डीप में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन पैटर्न समझिए कि पैटर्न क्या है, एनटीए या एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्या जवाब देना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब से सीबीटी मोड हुआ है 2020 के बाद से लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एक मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस और साथ ही साथ आपके जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ये अब ज्यादा आते हैं। तो आप इतना हल्का में मत लीजिएगा कि ये बहुत आसान है करना, ठीक है, हम पढ़ लिए 2-4 पेपर सॉल्व कर लिए, 10-20 पेपर सॉल्व कर लिए तो हो गया, ऐसे नहीं होगा। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ, और अच्छे से पढ़ना होगा कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। चलिए अगला है सिम्टम्स ऑफ थायमीन डिफिशियंसी, यानी कि ये आपके 5 सिम्टम्स दिए हुए हैं, इन 5 सिम्टम्स में से कौन से हैं जो थायमीन के डिफिशियंसी यानी कि थायमीन की कमी से होते हैं, थायमीन की कमी से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा है फोटोफोबिया, तीसरा है कार्डियोमेगाली, फिर कोलिनचिया है और टैकीकार्डिया है। 5 हैं, हिंदी में नाम क्या है, परिधीय तंत्रिका विकृति, प्रकाश भीति, एक प्रकार का हृदय रोग है, नख संबंधी, नख यानी कि नाखून संबंधी रोग है, और एक है द्रुत नाड़ी, यहां पर लिखा है द्रुत नाड़ी, ठीक है, नाड़ी तंत्र से आपके संबंधित है ये। तो आप अगर विटामिन बी के बारे में आपने अगर कभी पढ़ा होगा डिटेल में तो आपको पता है कि विटामिन बी जो है वो क्या करती है, विटामिन बी आपके पूरे बॉडी के न्यूरॉन्स को मेंटेन रखने का काम करती है, यानी कि नसों से संबंधित, नर्व से संबंधित चीजों को ये क्या करती है, मेंटेन करती है, उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो चलिए आइए आपको इसी में मेथड भी बताते हैं कि कैसे आपको एलिमिनेशन करना है, ठीक है। जैसे कि ये 5 दिया है, अगर हम फोटोफोबिया की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया, फोटो और फोबिया। फोटो का मतलब क्या है, ये आपके किसी शरीर के पार्ट से ही संबंधित है, लेकिन ये आंखों से संबंधित है। फोटोफोबिया यानी कि प्रकाश भित्ति, कि लाइट के प्रति सेंसिटिविटी जो होती है, जैसे लाइट जल रहा है, ठीक, जिनके आंखों में इस प्रकार की दिक्कत होगी, जैसे ही वो लाइट की तरफ देखेंगे उनकी आंखों में दर्द होने लगेगा, आंसू आने लगेंगे, जलन होने लगेगी, ये होता है फोटोफोबिया। तो बच्चों ये जो है ये बेसिकली विटामिन ए से रिलेटेड है आपके, क्योंकि ये किससे संबंधित है, आंखों से। तो जब ये आंखों से संबंधित है तो इतना आपको क्लियर हो गया कि बी ऑप्शन तो आपका नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब आइए बी को एलिमिनेट करते हैं। बी यहाँ पे दिया है यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है, बी यहाँ पे भी दिया है यानी कि ये चौथा भी नहीं होगा, यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन तो आपका कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ दूसरा और तीसरा बचा है। अब दूसरे और तीसरे में कॉमन देखिए क्या क्या है कि सी तो है और साथ ही साथ ई भी है, ठीक है, सी यहाँ भी है और ई यहाँ भी है। अब आपका कौन कौन सा कंफर्म है देख लीजिए एक बार, आपका सी कंफर्म है कि कार्डियोमेगाली होगा और टैकीकार्डिया यानी कि ई कंफर्म है होगा। फोटोफोबिया आपका है ही नहीं। डी क्या कर दिया है आपका, डी कट गया है क्योंकि बी और डी साथ में है तो बी और डी कट गया, तो बचा क्या आपका
ए, सी और ई, यानी कि सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और ई आपका सही आंसर है। तो इसी मेथड से आपको एलिमिनेट करना है, लेकिन हाँ, एलिमिनेट करने के लिए भी आपके पास प्रायर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए ताकि आप एलिमिनेट कर सकें। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें दिखाती हैं कि ऐसे एलिमिनेट करें, 2 क्वेश्चंस में हटा दें, 3 क्वेश्चंस को हटा दें ट्रिक के माध्यम से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको विटामिन के बारे में पता ही नहीं है, आपने बेसिक पढ़ा ही नहीं है, तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है और अपने दिमाग का तुरंत अगर आप प्रयोग करेंगे और चीज़ें रिकॉल होंगी, तो आप आराम से एलिमिनेट करके चीज़ों को, ऑप्शंस को किनारे करके आप सही आंसर चूज कर सकते हैं। लेकिन ये नियम भी हर जगह लागू नहीं होता है। जहाँ पे एक ही ऑप्शन सब में दे देगा वहाँ पे कंफ्यूजिंग होगा। तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे। चलिए, ये आपका सही आंसर क्या है? ए, सी और ई, यानी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कार्डियोमिगेली और टैकीकार्डिया जो है ये आपके थायमीन डिफिशियंसी से संबंधित रोग हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि थायमीन की बात कर रहा है, थायमीन यानी कि विटामिन बी, ठीक है ना, विटामिन B1 का नाम है, तो विटामिन बी। अब ये तीनों जो रोग हैं, यानी कि तीनों जो सिम्टम्स होते हैं, ये आपके किससे रिलेटेड है? बेरी, क्योंकि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी, बी से बेरी, ठीक है। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं क्या क्या है चीजें इसमें। विटामिन B1 डिफिशियंसी दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या उसकी कमी से होते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका? फटीग यानी कि थकान, डिप्रेशन यानी कि बहुत ज्यादा अवसाद और चिंता, मेमोरी इम्पेयरमेंट, यादाश्त में आपके कमजोरी, एक एक पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा, ब्रेन डिस्फंक्शन, आपके मस्तिष्क में खराबी, ठीक है, या विकृति, सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर्स यानी कि CNS, आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित कई सारे डिसऑर्डर्स, बीमारियां जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो इस कारण से नियंत्रण में भी कमी आता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी समस्या उत्पन्न होती है। और ये सारी चीजें किससे संबंधित है? ब्रेन से। इसके बाद हम पेट की बात करते हैं, यानी कि अपने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की। तो एनारोक्सिया और इनडाइजेशन। एनारोक्सिया क्या है? एनारोक्सिया नर्वोसा एक कंडीशन होती है, ठीक है, जो विशेषता किशोरियों में या किशोरों में होती है, एनारोक्सिया नर्वोसा, ठीक है। ये कंडीशन में क्या होता है कि जो भी किशोर या किशोरी हैं अपने वजन को लेकर के इतने ज़्यादा चिंतित होते हैं कि उन्हें भूख लगती है तो वो खूब खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ये सोचना शुरू करते हैं तो फिर वो जबरदस्ती उल्टी करके उस भोजन को निकालने का काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोजन को साफ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये एनारोक्सिया नर्वोसा की कंडीशन है। और इनडाइजेशन यानी कि पेट के डाइजेशन से संबंधित समस्या भी उत्पन्न होती है, फूड आपका प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दुनिया की जो भी सारी बीमारियां हैं ना बच्चों, वो किससे होती है? इनडाइजेशन से ही होती है, क्योंकि इनडाइजेशन मतलब अपचन, हाँ, भोजन का अपचन, भोजन का न पचना एक सबसे बड़ी समस्या है किसी भी रोग के होने के पीछे का। क्योंकि जब ये भोजन को पचाएगा ही नहीं तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में मिलेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आपके शरीर में होना तय है। तो इसीलिए अपने पेट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, पेट में क्या भरना है क्या नहीं, ये सारी चीजें हैं। चलिए, अगला है इनएफिशिएंसी, यानी कि मसल से संबंधित, बोन्स से संबंधित क्या होता है, आपकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में समस्या होती है। फास्ट पल्स एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फास्ट पल्स यानी कि हार्ट रेट जो होता है, पल्स रेट जो होता है, वो क्या होता है, बहुत तेज होने लगता है, बीपी तेज हो जाती है। फिर आपका बेरी डिजीज, मेन तो आपका बेरी ही है। बेरी ध्यान दीजिए, यहाँ पे नर्व्स बने हुए हैं आपके, यानी कि तंत्रिकाओं से संबंधित ही रोग है, जिसमें आपकी तंत्रिकाएं में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। अब देखते हैं कि एक एक ऑप्शन जो हमने अभी पढ़ा कि कौन कौन से ऑप्शन है वो में क्या क्या हो रहा है। सिम्टम्स ऑफ फोटोफोबिया, फोटोफोबिया के बारे में भी आपने पढ़ा है। फोटोफोबिया में क्या है कि सीइंग ब्राइट कलर्ड स्पॉट्स, यानी कि जब आप रोशनी की तरफ देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि इससे संबंधित जो मरीज होंगे उनको छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे आंखों के सामने। और लाइट सेंसिटिविटी होती है, यानी कि रोशनी पड़ते ही उनकी आंखें क्या होंगी, सिकुड़ने लगती हैं। फोरहेड पेन, इसके कारण जो आपका माथा है उसमें दर्द होने लगता है। टीयर्स कमिंग फ्रॉम द आईज, आंखों से आंसू आने लगता है। और डिफिकल्टी इन रीडिंग, यानी कि पढ़ने में भी समस्या होती है, क्योंकि ये आंखों से संबंधित बीमारी है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पहला ऑप्शन जो था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों से रिलेटेड है ये। जो विटामिन बी की कमी होती है, B1 की कमी होती है, बेरी, ठीक है,
यहाँ पे दो तरह के फाइबर्स होते हैं, मोटर फाइबर्स और सेंसरी फाइबर्स। इन्हीं को नर्व्स भी कहते हैं। मोटर फाइबर्स का काम क्या होता है और सेंसरी का क्या काम होता है, बस शॉर्ट में समझ लीजिए। मोटर फाइबर्स क्या करते हैं कि आपके ब्रेन के सिग्नल्स को या ब्रेन के डेटा को आपकी बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सेंसरी फाइबर्स चूंकि सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, आपको पता है स्किन भी हमारी क्या है, एक सेंस है। तो जैसे ही हम स्किन से किसी चीज को सेंस करते हैं, हम छूते हैं, हमें महसूस होता है, तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है। वो काम कौन करता है, सेंसरी फाइबर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सबके लिए समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से पूछ ले कि मोटर फाइबर्स या मोटर नर्व्स के क्या काम होते हैं। और क्वेश्चंस आते हैं ब्रेन से संबंधित, ब्रेन इटियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, मसल वीकनेस। फिंगर क्या है, योर फिंगर कैन बेयरली मूव अवे फ्रॉम द पेनफुल फ्लेम, ठीक है। एक तो ये आपका है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लक्षण, और दूसरा है नंबनेस यानी कि सूनापन, यानी कि आपके मसल्स क्या होते हैं, बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपके हाथ में जलन भी महसूस हो रही है, आप मोमबत्ती अगर छू रहे हैं, आपको जलन भी महसूस हो रहा है, तो भी एक्टिव नहीं है बहुत ज्यादा, तो उसमें समय लगता है। और कई बार क्या होता है, नंबनेस आ जाती है, यानी कि सूनापन, कि हाथ जल भी रहा है तो बहुत ज्यादा पता ना चले। लेकिन ये होता कैसे है, कैसे ये दोनों चीजें, यानी कि ये जो मेन है मोटर फाइबर, सेंसरी फाइबर्स काम करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आप आग के सामने अपने हाथ को लेके जाएंगे या ठंडे पानी के पास अपने हाथ को लेकर के जाएंगे, तो क्या होगा, जैसे ही वो गर्म या ठंडा आपके स्किन को महसूस होगा, आप तुरंत हाथ खींच लेंगे, ठीक है। तो आखिर ये आपने हाथ जो खींचा है, ये क्यों खींचा है, तो इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि पहले तो आपके सेंसेस ने गर्म और ठंडे को महसूस किया है, और उसके बाद तुरंत आपका ब्रेन उस पर क्या हुआ है, रिएक्ट किया है ब्रेन ने, और उसने इन सेंसर्स को सिग्नल दिया है मोटर फाइबर, मोटर नर्व्स के द्वारा, कि आपको हाथ पीछे खींच लेना है, ठीक है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, पीछे आ जाएंगी। तो ये काम होता है बेसिकली। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है, लेकिन आज नहीं। चलिए अगला था हमारा कार्डियोमेगेली, ठीक है। कार्डियोमेगेली क्या है, हार्ट से संबंधित एक कंडीशन होती है। क्या क्या है इसमें देख लीजिए, ठीक है। ये आपका हार्ट है। बैकग्राउंड की बात की जाए तो इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, यानी कि हृदय का जो ये भाग होता है ना, ये वाला, ये क्या होता है, ये बड़ा होने लगता है। पल्स रेट बहुत तेज होती है, बीपी बहुत फास्ट होता है, इसलिए क्या होता है कि ये थोड़ा बढ़ने लगता है, इसके साइज में वृद्धि होने लगती है। कारण क्या क्या है, वही है ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ने के कारण। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि धमनियों में कोई संबंधित, धमनियों से संबंधित बीमारी हो, धमनियां क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, तब भी ये समस्या होती है। फिर कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, पेरिकार्डिटाइटिस। फिर आपका एनीमिया है, एनीमिया यानी रक्ताल्पता, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, और हीमोक्रोमेटोसिस, यानी कि ये सारी समस्याएं क्या है, थायराइड से भी ये भी दोनों संबंधित हैं। ये सारे इसके कारण हैं आपका किसका, कार्डियोमेगैली का। कार्डियोमेगैली इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट के बढ़ने का, हार्ट के बड़े होने का। आइदर होल हार्ट, वन साइड, लेफ्ट और राइट, और स्पेसिफिक एरिया, आर्टरी और वेंट्रिकल्स, इनमें से कोई भी, यानी कि आर्टरी हो या वेंट्रिकल्स हो, सॉरी एट्रियम हो या वेंट्रिकल्स हो, ठीक है, राइट हो या लेफ्ट हो, कोई भी एक साइज क्या होगा, बढ़ने लगता है। यूजुअली इंडिकेटिव ऑफ अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन, हार्ट कंडीशन का ये इंडिकेटर कह सकते हैं। ये पहले लक्षण पता चलता है ये समस्याओं के बारे में। डायग्नोसिस क्या है, मेडिकल हिस्ट्री के द्वारा डायग्नोस किया जा सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम पता लगा सकते हैं, चेस्ट का एक्सरे करने पे हमें ऐसा दिखाई दे सकता है, हार्ट का साइज बड़ा दिखाई दे सकता है। एडिशनल टेस्ट जो होते हैं, ईसीजी जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, फिर इकोकार्डियोग्राम और एमआरआई वगैरह, ठीक है, ये सारे इसके डायग्नोसिस के होते हैं। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज हो, समझ में चीजें आए, इसके लिए है ये। कोलिनोचिया, ठीक है, कोइलोनिचिया, स्पून नेल्स, यानी कि नख संबंधित जो डिजीज होता है, नाखूनों से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, स्पून शेप्ड के नेल्स आपके हो जाते हैं, यानी कि जो नाखून होते हैं वो कैसे होते हैं, चम्मच के जैसे। चम्मच को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चम्मच ऐसे होता है, लेकिन नाखून क्या होता है, ऐसे होते हैं। हमारे हाथों पे नाखून क्या होते हैं, उभरे होते हैं, नॉर्मल। ये आपकी नाखूनों की नॉर्मल कंडीशन है। और ये क्या है, आपके स्पून सेल
स्पून शेप्ड जो होते हैं, स्पून शेप्ड नाखूनों की, यानी कि जो नाखून होते हैं वो दबे हो जाते हैं कमजोरी की वजह से, ठीक है, और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से, एनीमिया वगैरह के कंडीशंस में भी ये सारी दिक्कतें होती हैं। और ये क्या होते हैं, आपके नाखून जो होते हैं अंदर की तरफ दब जाते हैं और फटे फटे से दिखाई देने लगते हैं, उन पर बहुत सारी धारियां दिखाई देने लगती हैं। तो कॉलेंशिया क्या है, आपका नाखून से संबंधित रोग है जिसमें स्पून शेप्ड के नेल्स हो जाते हैं। ध्यान दे रखिएगा, हो सके नेक्स्ट पूछ ले इसी को, ठीक है। फिर एक क्या था आपका, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, दो कंडीशंस हैं इसमें, दोनों कंडीशंस को देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। एरिथमिया है, ब्रैडीरिथमिया है और टैकीरिथमिया है। रिदम यानी कि जो उसकी प्रोसेस होती है चलने की, रिदम लय, ठीक है। जब स्लो हार्ट रेट होता है यानी कि 60 से बीपी से कम होता है, 60 से कम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, ठीक है, ब्रैडीकार्डिया। और जैसे ही 100 बीपी 100 से हमारा हार्ट बीट क्या होता है, फास्ट होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, टैकीरिदम बोलते हैं या टैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल बीपी कितनी होती है आपकी, 120/80, ठीक है। अब 80 ये आपका मान के चलिए नॉर्मल है, 80 से 20 कम, 60 से नीचे जाएगा तो ब्रैडीकार्डिया, और 100 से ज्यादा जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया या टैकीरिदम। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से भी, और बाकी व्हाट्सएप से भी जो बच्चे जुड़े होंगे वो बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मिल्क आर, ठीक है, जो प्रोटीन प्रेजेंट्स होते हैं मिल्क में, किसमें, दूध में, वो कौन कौन से हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर आपके ऑप्शंस मैच कर रहे हैं तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। अगर इन ऑप्शंस में देखेंगे तो ए बी सी, ए सी ई, बी सी डी, सी डी ई, यानी कि सी क्या है आपका, कॉमन है, सब में, चारों में है, यानी कि सी केसिन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आपने अगर थोड़ा बहुत भी प्रोटीन के नेम्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ओवाल्ब्यूमिन जो होता है वो अंडे के सफेद भाग में पाया जाता है, यानी कि अंडा में पाया जाता है, ठीक है। अंडे का सफेद भाग जो होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन क्या होता है, ये मांसपेशियों में पाया जाता है, मायोग्लोबिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये मांसपेशियों में पाया जाता है। तो अगर हम सिर्फ डी को भी हटाएंगे तो क्या हमारा आंसर क्लियर होगा, डी को अगर हम हटाएंगे तो 3 और 4 कट हो जाएगा, ठीक है। ई को हटाएं तो, क्योंकि ये मायोसिन जो है मांसपेशियों में पाया जाता है, तो ई को एलिमिनेट करेंगे तो दूसरा भी कट जाएगा, यानी कि आपका लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन और केसिन जो है ये ए बी सी, ये आपका सही आंसर है। ये तीनों किस में पाए जाते हैं आपके, ये प्रोटीन मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दूध के प्रोटीन इनको कहा जाता है। चलिए इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन का नहीं है कुछ, हालांकि आगे हम लोग उसके नाम्स को पढ़ेंगे। जितना पढ़ा आपने थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। आपको क्या करना है, नाम पहचानने हैं किसके, एसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि आवश्यक वशीय अम्लों के। आवश्यक वशीय अम्ल होते क्या हैं, इनको समझ लीजिए। फैट जानते हैं आप लोग, फैट जब होता है वो डाइजेस्ट होता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा, तो वो वशीय अम्लों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने का सबसे छोटा रूप वशीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड्स ही होते हैं। अब फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। 2 टाइप्स नहीं कह सकते, लेकिन 2 प्रकार के हैं हमारे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब तीसरा भी जोड़ दिया गया, ट्रांस फैट, ठीक है। और इन्हीं के अंदर अन्य बहुत सारी कैटेगरीज इसकी बनी हुई है। तो अभी फिलहाल में आंसर देखते हैं, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन में दिया लिनोलेइक, ब्यूटारिक, लिनोलेनिक, मेरिस्टिक और एराकिडोनिक, ठीक है। तो एसेंशियल की बात किया है, तो एसेंशियल में ध्यान दीजिएगा कि 3 जो है आपके एसेंशियल आवश्यक होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। 369 ये नाम है, ओमेगा साथ में जुड़ा हुआ है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। लिनोलेक जो होता है ये और ये तीनों ही क्या है आपके, 3, 6 और 9 है, ठीक है। तो इसीलिए ब्यूटारिक क्या होगा, ब्यूटारिक आपका मक्खन में होता है, तो पता ही आपको मक्खन नुकसानदेह होता है, तो ये एसेंशियल नहीं है।
माइरिस्टिक भी क्या है, एक प्रकार का नुकसानदेह ही आपका वशी अम्ल है, फैट का एक प्रकार है। तो ये दोनों नहीं होंगे आपके, बी और डी नहीं होंगे। अब ऑप्शन में बी और डी काट देंगे तो वैसे भी क्या है आपका सीधा आंसर हो जाएगा आपका ए, सी और ई, ए, सी और ई। ये क्या है आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। एसेंशियल नॉन एसेंशियल में बेसिक सा अंतर समझिए कि क्या होता है। एसेंशियल का मतलब होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है, बाहर से, यानी कि हमें ऊपर से जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उनमें इनकी मात्रा होनी चाहिए। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि उनकी जरूरत ही नहीं है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉन एसेंशियल मतलब है कि वो कुछ मात्रा में हमारे शरीर में ऑलरेडी उनका निर्माण होता रहता है, इसलिए हमें उनकी विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन एसेंशियल की हमें जरूरत पड़ती है। चलिए आइए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फैट क्या है या टाइप्स ऑफ फैट क्या है। बहुत शॉर्ट में ही समझेंगे हम इसे। पहला है सैचुरेटेड फैट और दूसरा क्या है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड को क्या कहते हैं, संतृप्त वसा, ठीक है, संतृप्त वसा। अनसैचुरेटेड को हम क्या कहते हैं, जस्ट उसका अपोजिट, असंतृप्त वसा। इतना मुझे लगता है कि आप लोग को पता होगा शायद। जब हम अनसैचुरेटेड को, अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, सैचुरेटेड को हम कहते हैं बैड फैट, बैड फैट या बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड को हम क्या कहते हैं, गुड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके नाम है, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार सिर्फ टर्मिनोलॉजी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अनसैचुरेटेड को फिर आगे फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। तो आपको पता है कि मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल वन, जब एक की बात की जाती है, और पॉली का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड में क्या है कि एक मॉलिक्यूल्स होंगे, पॉली में क्या है बहुत सारे जब होंगे, ठीक है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्या एग्जांपल है, ओमेगा 9, जिसे हम क्या कहते हैं एराकिडोनिक, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा ओमेगा 6 है और ओमेगा 3 है, लिनोलेइक और लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, ये तीन तरह के हैं आपके। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको कि पूफा कहते हैं, ये दो हैं आपके, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ओमेगा 3 को फिर आगे तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, इसको आगे फिर से तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, अल्फा लिनोलेइक एसिड यानी कि ALA, अल्फा लिनोलेइक एसिड ALA। इसके सोर्सेज क्या है, प्लांट बेस्ड ऑयल्स, यानी कि जो हमारे बीज तेल होते हैं वो सारे इसके क्या है सोर्सेज हैं, जैसे कि वॉलनट अखरोट का, कैनोला हो गया, चिया सीड्स के हो गए, फ्लैक्सीड अलसी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, ये सारे ALA के बेस्ट सोर्स माने गए हैं। फिर आता है आपका DHA, डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड, बहुत टफ नेम होते हैं लेकिन इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड। इसका सोर्स क्या है, ऑयली फिश, जैसे कि टूना मछली, सालमन फिश, हेरिंग मछली, ठीक है, श्रिम्प हो गया, आपके ईस्टर्स हो गए, लॉबस्टर हो गया, क्रैब हो गया, मकड़ा क्या बोलते हैं उसको, क्रैब को, जो जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, नाखून होते हैं, ये सब, वो लॉबस्टर हो गया, जो ये हम लोग नहीं खाते, केकड़ा, मकड़ा नहीं केकड़ा, ठीक है। तो ये क्या है आपके DHA के अच्छे सोर्स है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज क्या है DHA के। फिर EPA है, इकोसेप्टेनोइक एसिड, इसके सोर्स भी क्या है, यही आपके मछलियां, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन बेसिकली मछली, ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही आपकी मछलियों में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो आपका ALA होता है, अल्फा लिनोलेइक एसिड जो होता है, ये आपका प्लांट बेस्ड सोर्स है, ठीक है, ये है आपका। फिर इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, तो इम्प्रूव्ड हार्ट हेल्थ, यानी कि आपके हृदय के स्वास्थ्य को बढ़िया करता है। इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव हेल्थ, आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़िया करता है। लिपिड प्रोफाइल को आपके बढ़िया रखता है, लिपिड प्रोफाइल यानी कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको सही रखने का काम करता है। आई हेल्थ को बढ़िया रखता है, आपकी स्किन को और बालों को सही रखता है। और रिड्यूस्ड इन्फ्लामेशन, यानी कि आपके बॉडी से सूजन को, इन्फ्लामेशन को, इन्फेक्शंस को, इनको कम करने का भी काम करता है, ठीक है। तो हेल्दी फैट के इतने सारे फायदे हैं। ये अलग बात है कि हम लोग नुकसान वाले फैट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी डाइट, हमारे इंटरेस्ट इस टाइम पे ऐसे हो ही गए हैं जिससे कि हम जंक फूड, ट्रांस फूड के फैट की तरफ ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन हमें हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, स्पेशली मुझे भी। चलिए
अब दो उसमें आपने देखा था ब्यूटारिक एसिड और मिरिस्टिक एसिड, तो ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। ब्यूटारिक एसिड क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड भी कहा जाता है इसको, और ये क्या है, एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड क्या है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, ठीक है, जो पशु वसा और वनस्पति तेलों में ईस्टर के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। इसी ब्यूटारिक एसिड से हमारा क्या बनता है, मक्खन यानी कि बटर बनता है। मिरिस्टिक एसिड क्या है, ये शॉर्ट चेन है, तो ये क्या है, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त वसा वाला, ठीक है, जो दूध वसा में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला फैटी एसिड है। दूध में ध्यान दीजिएगा कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड मिरिस्टिक एसिड सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 10% से ऊपर। यह फैटी एसिड इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह शरीर में क्या करता है, वसा का जमाव करता है, फैट को आपकी बॉडी में जमा करने का काम करता है। हालांकि इसका सेवन हृदय स्वास्थ्य पे भी क्या करता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए नुकसानदेह होता है। जैसे मार्जरीन, डालडा वगैरह जो होता है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। घी नहीं होगा, डालडा, मार्जरीन जो होते हैं ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में फैट के रूप में जमा होने का काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है डायबिटीज के बारे में है कि मेजर सिम्टम्स क्या क्या है किसके, डायबिटीज के क्या क्या सिम्टम्स हैं। डायबिटीज यानी कि मधुमेह क्या है, मधुमेह के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। तो पॉलीयूरिया दिया है, ग्लोसाइटिस, एसिडोसिस, टैकीकार्डिया, नॉक्ट्यूरिया। टैकीकार्डिया भी आपने पढ़ा ही है क्या है। फिर आपका हिंदी में मधुमेह के प्रमुख लक्षण क्या क्या है, बहुमूत्रता, जिह्वाशोथ, आम्ल रक्तता, क्षिप्र हृदयता और नक्तमेह, ठीक है। अब क्या हम ऑप्शन को पहले देखें कि कौन कौन से कॉमन ऑप्शंस हैं, ए और ए, यानी कि ए तो होगा पॉलीयूरिया, और ये आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार यूरिनेशन होता है, बार बार क्या होता है, मूत्र त्याग की इच्छा होती है, तो इसलिए पॉलीयूरिया तो होगा ही, तो ए तो कंफर्म है। अब इसके बाद और देखते हैं कि क्या कोई कॉमन है, नहीं कॉमन अब नहीं दिख रहा है, ए है आपका, ठीक है, तो ए आपका हो गया। अब पॉलीयूरिया जो है बहुमूत्रता होता है, ग्लोसाइटिस क्या होता है, आपके जीभ पर इंफेक्शन जो होता है, ठीक है, जीभ से संबंधित है। एसिडोसिस यानी कि आपके शरीर में अम्लीयता, अम्ल का बढ़ जाना, और ट्रैकीकार्डिया अभी आपने पढ़ा कि हृदय संबंधित समस्या है ये, जिसमें हार्ट रेट क्या होता है, ज्यादा होने लगता है। और नॉक्टूरिया यानी कि नक्तमेह जो होता है, ठीक है, नक्तमेह का मतलब क्या है, नॉक्टूरिया जो रात में जगने की आदत होती है, ठीक है, रात में बाथरूम जैसा फील होता है, यूरिनेशन फील होता है और जगने की समस्या होती है, नींद अपने आप खुलती जाती है। तो आइए पहले इनको डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं ये, ठीक है, इसके बाद इसके आंसर की बात करते हैं। पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीयूरिया अभी मैंने आपको बताया, पासिंग अब नॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में मूत्र त्याग होना और बार बार होना। एसिडोसिस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ टू मच एसिड इन द बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि जो शरीर का हमारे तरल द्रव्य है, तरल चीजें हैं, उसमें अधिक मात्रा में एसिड का होना, और जिससे अम्लीयता हमारे शरीर में क्या होती है, बढ़ जाती है। ग्लोसाइटिस, सोरनेस ऑफ द टंग, सोरनेस यानी कि आपके जो जीभ पर कई बार क्या होता है, सूजन हो जाती है, लालिमा छा जाती है, छाले पड़ जाते हैं, वो सारी समस्याएं क्या होती हैं, ग्लोसाइटिस कहलाती हैं। फिर आता है आपका ट्रैकीकार्डिया और रैपिड हार्ट बीट यानी कि तेज, जो क्या हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इररेगुलर भी हो सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि नियमित रूप से हमेशा बीपी बढ़ा रहे, या कभी कभी अचानक से बीपी क्या होता है, बूस्ट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है, नॉक्ट्यूरिया, यानी कि यूरिनेटिंग फ्रिक्वेंटली एट नाइट, रात में बार बार जगना, बार बार बाथरूम में यूरिनेशन के लिए जाना। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आपको पता लग सकता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यानी कि ए और ई तो आपका कंफर्म है। चलिए अब हम ऑप्शंस को देखते हैं क्या क्या है। ए और ई, ए हमारा कंफर्म था। ई देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका सी के साथ ई है और आपका बी के साथ ई है, यानी कि डी तो नहीं है, टैकीकार्डिया कट गया। ग्लोसाइटिस क्या है आपका, ग्लोसाइटिस जो है वो आपका बेसिकली विटामिन बी की कमी से होता है, और ये आपका डायबिटीज से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन एसिडोसिस जो होता है ये आपका इससे संबंधित होता है, किससे, आपके मेजर सिम्टम होते हैं किसके, आपके डायबिटीज के, मधुमेह के। तो इसलिए ए सी ई जो होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ये देखिए कंडीशंस क्या है,
ब्रोसाइटिस है ये, और रात में नींद में यूरिनेशन के लिए जाने की समस्या, नॉक्ट्यूरिया जिसको कहते हैं। डायबिटीज के अन्य और भी सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। हो सकता हो आप लोगों ने पढ़ा भी हो इसको। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना। थ्रस्ट, बहुत अधिक प्यास लगना। जिन व्यक्तियों को मधुमेह की समस्या होती है उन्हें बहुत अधिक मात्रा में प्यास लगती रहती है। हंगर, बहुत अधिक भूख भी महसूस होती है, बहुत अधिक खाने की इच्छा होती है, लेकिन फिर भी वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि वेट लॉस, मांसपेशियों का क्षय होने लगता है, वजन में कमी आने लगती है। ब्लर्ड विजन, आंखों के सामने धुंधलापन या अंधेरा छाने की समस्या। नॉजिया, भूख ना लगना, ठीक है, मन का अच्छा ना होना। स्लो हीलिंग ऑफ कट्स, यानी कि अगर कहीं पे कट गया, घाव लग गया तो उसके भरने में समस्या होती है। और साथ ही साथ टिंगलिंग इन हैंड्स, यानी कि हाथों में, पैरों में झंझनाहट होना। ये सारे क्या हैं आपके, इसके लक्षण हैं डायबिटीज के, और यही लक्षण आपके वीकनेस के भी हैं, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास हो गई हमारी, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम 20 क्वेश्चन को अपने टारगेट रखे हैं तो हम 20 क्वेश्चन को करेंगे। मैच द फूड एडिटिव्स गिवन इन द लिस्ट 1 विद देयर फंक्शन इन लिस्ट 2। ठीक है, क्या क्या है, फूड एडिटिव्स हैं और उनके फंक्शंस हैं। फूड एडिटिव्स क्या है आपके, विनियोजक जिनको हम कहते हैं, सीक्वेस्ट्रेंट सभी आपने पढ़ा था, ठीक है। उसी की तरह से ये क्या होते हैं, ये एडिटिव्स हैं जो हमारे फूड में मिल करके फूड के पूरे फूड के टेक्सचर को, फूड के टेस्ट को चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यीस्ट है, सोया लेसिथिन है, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यून है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, और साथ ही साथ आपका कैल्शियम सॉर्बेट है। ये अलग अलग प्रकार के क्या है, फूड एडिटिव्स हैं, जिनका आपके भोजन में अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो इनका क्या क्या काम है आइए देखते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। खमीर है, सोया लेसिथिन है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून है, बेंजोइल पेरोक्साइड, कैल्शियम सॉर्बेट। तो अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ईस्ट यानी कि खमीर को आप लेवनिंग, किंडवन से जोड़ करके देखेंगे। किंडवन यानी कि खमीर क्या करते हैं, खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है। सोया लेसिथिन आपका किससे रिलेटेड है, इमल्सिफायर से। अभी मैंने जो म्यूनीज का एग्जाम्पल बताया वो आपका सोया लेसिथिन का ही एग्जाम्पल है। 2 तो आपका हो गया। अब आइए देखते क्या ऑप्शंस में दिया है। एक आपने लगाया है 5वां, एक का 5वां, ये लो सारे तीनों ऑप्शंस में आपका एक का 5वां। अब हो गया कंफ्यूजन। बी का आपने पहला लगाया है, बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, फिर कंफ्यूजन। एक को अगर किनारे कर दो, हटा दो, क्योंकि ये तो आपका तीनों सही है, ठीक है। तो इसके बाद से अब आपको तीसरा, चौथा, 5वां लगाना है। तो तीसरा क्या है आपका, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यून है, बेंजाइल पेरोक्साइड है। तो बेंजाइल पेरोक्साइड क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग एजेंट, वस्त्रों को साफ करने के लिए ये ब्लीचिंग एजेंट का यूज किया जाता है, ठीक है ना, बेंजाइल पेरोक्साइड। तो डी का क्या है आपका तीसरा, डी का तीसरा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, ये वाला, यानी कि आपने आंसर सही आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये डी का तीसरा है। और यहाँ पर क्या है आपका ई का, तब क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा चौथा, कैल्शियम सॉर्बेट, यानी कि प्रिजर्वेटिव है, और ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सिल टोल्यून जो है आपका वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरह से ऑप्शंस के थ्रू आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। कुछ बायोकेमिकल टेस्ट दिए हुए हैं और उनका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो अभी पिछला क्वेश्चन बीता है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको एक साथ कराया जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस को बस आप लोग देखते रहिए। सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट है, हीमोग्लोबिन है, यूरिनरी आयोडीन है, सीरम रेटिनॉल है। ये टेस्ट में अगर एक आप कॉमन टेस्ट देखेंगे वो क्या है, हीमोग्लोबिन। इतना आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का संबंध किससे है, एनीमिया से। यानी कि बी को हम किससे मिलाएंगे, 4 से। अब बी को आप मिलाइए 4 से, एक ही जगह मिल रहा है, आंसर आपका डायरेक्ट आ गया, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसमें फिर भी मिला लेते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन क्या होता है, क्वाशियोरकर के लिए होता है। यूरिनरी आयोडीन जो है वो गॉइटर के लिए है, और सीरम रेटिनॉल आपका विटामिन ए की डिफिशियंसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है ये,